अस्सलाम वालेकुम। टॉर्ट लॉ पढ़ना शुरू किया है। टॉर्ट लॉ में जो सबसे पहला टॉपिक है वो ड्यूटी ऑफ केयर है। टॉर्ट लॉ बेसिकली क्या है? टॉर्ट लॉ इज़ समथिंग सिविल रॉन्ग। टॉर्ट लॉ इज़ बेसिकली सिविल रॉन्ग। कोई एक बंदा जो है वो आपके जो लीगल राइट्स हैं उसको इन्फ्रिंज करता है या नुकसान पहुंचाता है, तो उसको जो है हम लोग टॉर्ट लॉ में कन्फ्रंट करते हैं। नॉर्मली दो किस्म के लॉ होते हैं, एक होता है सिविल लॉ, एक होता है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ तो फिर क्रिमिनल लॉ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें आ रहा है। सिविल जो लाइबिलिटी क्रिएट होती है वो दो तरह से होती है, एक होती है कॉन्ट्रैक्ट में और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, और एक टॉर्ट लॉ में। कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या है? जब आपका किसी के साथ कोई एग्रीमेंट हुआ है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कोई आपकी लीगल ऑब्लिगेशंस उसके साथ साइंड हैं, एक एग्रीमेंट हुआ है, तो फिर उसके उस सिचुएशन में जो है कॉन्ट्रैक्ट लॉ में आप जाओगे, सू करोगे। लेकिन आपका किसी के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं है, ठीक है, कोई अपना कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो फिर आप टॉर्ट लॉ में उसको कन्फ्रंट करोगे और उसमें फिर आपको डैमेजेस की उसमें मद में पैसे मिलते हैं। बेसिकली टॉर्ट में आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर टॉर्ट जो है, टॉर्ट में आपको बेसिकली 5 इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला जो है आपको ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश करनी है, सेकेंडली आपको ब्रीच उसका इस्टेब्लिश करना है, फिर कॉजेशन, और फिर आपको डैमेजेस, और अगर आपके पास अगर कोई डिफेंस है तो फिर डिफेंस आपको बताना है उसका। सबसे पहले ड्यूटी ऑफ केयर है। अब ड्यूटी ऑफ केयर जो है, ये जो कोर्ट थी, यूके की कोर्ट थी, उनको होश कब आया? उनको होश बेसिकली उस वक्त आया जब कि भाई टॉर्ट लॉ भी कोई बनाया जाए। पहले तो कॉन्ट्रैक्ट ही चल रहा था। फिर उनको होश उस वक्त आया जब एक जो अपना वो मैं क्या नाम है, एक मैं जिंजर वाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, जिंजर बेयर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। उन्होंने जो है सेल की अपनी बियर एक शॉप ओनर को, शॉपकीपर ने आगे सेल की एंड कंज्यूमर को। एंड कंज्यूमर जब वो बियर पी रहा था तो आखिरी में उसके जब उसने लास्ट उसको पोर किया तो उसके नीचे वो जो है डेड स्नेल गिर रहा है, गिलास के अंदर जो डेड स्नेल आ गया, ठीक है। अब वो जो डेड स्नेल जब आ गया तो उन्होंने वो सू कर दिया मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को, उस एंड कंज्यूमर ने। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने कहा भाई हमें क्यों सू कर रहे हो, हमारा तो कॉन्ट्रैक्ट शॉपकीपर के साथ है, आप शॉपकीपर को सू करो। शॉपकीपर कहता है मेरा क्या कसूर है, ये तो सील्ड पैक आई थी और वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से आई थी। फिर कोर्ट्स को होश आया और जो पहला केस आया वो डोनोह्यू वर्सेस स्टीवेंसन का आया, DONOGHUE वर्सेस स्टीवेंसन का केस आया, जिसमें कोर्ट्स ने ये एक बेसिकली प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस किया जिसको कहते हैं नेबर प्रिंसिपल। अब जो नेबर प्रिंसिपल था वो बेसिकली उसके दो पार्ट थे, दो पार्ट या एक ही समझ लें, ये ओवरलैपिंग है। जो नेबर प्रिंसिपल है वो ये कि नेबर रूल या नेबर प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक तो आपको रीजनेबल फोर्सिबिलिटी देखनी है ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश करने के लिए, और प्रॉक्सिमिटी देखनी है आपको, ठीक है। रीजनेबल फोर्सिबिलिटी क्या है कि कोई भी आपका एक्ट और ओमिशन अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर को नुकसान पहुंचा सकता है या नहीं पहुंचा सकता है। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी थी, बियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसने अगर सही केयर नहीं की तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्नेल गिरा है और अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर जिसने यूज़ किया उसको पेट की तकलीफ़ हो गई, उसको पॉइजनिंग हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, ठीक है। तो ये फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को देखना चाहिए था, दिस इज़ रीजनेबली फोर्सिएबल एक्ट और ओमिशन, ठीक है। दिस वाज द एक्ट ऑफ ओमिशन कि उन्होंने प्रॉपर केयर नहीं की, ठीक है। सेकेंडली आपको प्रॉक्सिमिटी देखनी है, रीजनेबल फोर्सिबिलिटी हो गई, फिर आपको प्रॉक्सिमिटी देखनी है। प्रॉक्सिमिटी क्या है? बेसिकली एक तो आपका जो नेबर प्रिंसिपल है ना, नेबर से आप वर्ड याद रखें। नेबर एक तो मेरा नॉर्मल नेबर है जो मेरे घर के बराबर वाले घर में रह रहा है या इस तरफ या उस तरफ रह रहा है, ठीक है। इसमें बेसिकली लीगल नेबर का कॉन्सेप्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। लीगल नेबर क्या होता है? लीगल नेबर वही एंड कंज्यूमर है या क्लास ऑफ पर्सनस है जिसको नुकसान पहुंच सकता है आपकी किसी एक्ट या ओमिशन की वजह से। वो जो लीगल नेबर है दैट इज़ योर प्रॉक्सिमिटी विद दैट पर्सन। सो दिस इज़ द प्रॉक्सिमिटी, दैट इज़ योर लीगल नेबर प्लस योर रीजनेबल फोर्सिबिलिटी। तो ये इन्होंने नेबर रूल निकाला कि आप नेबर रूल देखोगे, अगर नेबर रूल अप्लाई होता है तो ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश हो जाएगी। लेकिन मसला ये हुआ कि फिर इतने केसेस आना शुरू हो गए कि एक फ्लड गेट खुल गया। तो उसको फिर कर्टेल करने के लिए उन्होंने एंज वर्सेस कौन सा केस था? मार्टन का केस था, MANNS वर्सेस MERTON। मार्टन का जो केस था उसमें फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई अब जो है अब 2 स्टेज काम होगा। पहला स्टेज वही आपको नेबर प्रिंसिपल को प्रूफ कराना है, ठीक है। नेबर प्रिंसिपल क्या था? नंबर 1 रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, नंबर 2 प्रॉक्सिमिटी, ठीक है। सेकेंडली स्टेज 2 में आपको ये देखना है कि पब्लिक पॉलिसी को भी चेक करना है, इसलिए कि बहुत सारे लोगों ने फिर डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, कंसल्टेंट्स और जो है ना जजेस के अगेंस्ट जो है ना केसेस करना शुरू कर दिए। ड्यूटी ऑफ केयर के केसेस, टॉर्ट में केसेस करना शुरू कर दिए उन्होंने। फिर ये इस केस में एंज वर्सेस मॉर्टन के केस में उन्होंने कहा कि भाई अब आपने पब्लिक पॉलिसी को भी देखना है। फर्स्ट स्टेज पे नेबर प्रिंसिपल देखना है, सेकंड स्टेज पे ये देखना है कि पब्लिक पॉलिसी तो नहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा, इससे जो पब्लिक पॉलिसी को डेट्रीमेंट तो नहीं है, हार्मफुल तो नहीं
हो जाएगा पब्लिक पॉलिसी। अगर हम डॉक्टर्स, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर, लॉयर्स और जो जजेस को अगर हम सज़ाएं देना शुरू कर देंगे तो कौन जज बनेगा, कौन जजमेंट्स पास करेगा? डॉक्टर्स के लिए ये नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर थोड़े से केसेस कम होना शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी मल्टीपल केसेस आते रहे विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा केसेस हो गए। ठीक है, कोर्ट इतने तंग हो गई कि कोर्ट ने फिर अल्टीमेटली एक जजमेंट मर्फी वर्सेस ब्रेंटवुड डीसी का जो केस आया उसमें कोर्ट्स ने कहा भाई जो प्रेसिडेंट बन गए सो बन गए, चैप्टर क्लोज, टॉर्ट लॉ ख़त्म। अब आपको जो है ना फर्दर आपका जो है जो भी आप क्लेम करोगे वो जो प्रेसिडेंट बन गए हैं उसी के मद में देखा जाएगा। कोई नया जो है ना टॉर्ट क्रिएट नहीं किया जाएगा, नई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं इस्टेब्लिश की जाएगी मर्फी वर्सेस ब्रेंटवुड डीसी के केस में। ठीक है, ब्रेंटवुड BRENTWOOD डीसी के केस में कोर्ट्स ने चैप्टर क्लोज कर दिया। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, एवोल्यूशन होती गई, मल्टीपल केसेस आते गए, तो फिर कोर्ट ने कपारो वर्सेस डिक्सन का केस आया। कपारो वर्सेस डिक्सन के केस में लॉ ने, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है कि कपारो वर्सेस डिक्सन के केस में बेसिकली जो अभी करंट ड्यूटी ऑफ केयर है वो इसके थ्रू चलती है। इसमें क्या उन्होंने इंक्रीमेंटल अप्रोच दी। इंक्रीमेंटल अप्रोच क्या है, बेसिकली दो चीज़ें। पहला आपने ये देखना है कि जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्रेसिडेंट्स हैं उसी से रिलेटेड आपने अभी जो केस फाइल किया है उसी से रिलेटेड है, उसी की तरह का केस है, तो सीधा सीधा ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश होगी। कोर्ट बोलता है चलो भाई आगे बढ़ो, DOC इस्टेब्लिश्ड, आगे बढ़ो, ब्रीच इस्टेब्लिश करो, कॉजेशन इस्टेब्लिश करो, डैमेजेस, फिर डिफेंस इस्टेब्लिश करो, आगे जाओ। ठीक है, ड्यूटी ऑफ केयर अगर के प्रेसिडेंट है नंबर 1। अगर के प्रेसिडेंट नहीं है, कोई नोवल केस आ रहा है, कोई नया केस आ रहा है आपके पास, तो फिर आपको क्या करना है, फिर आपने ये देखना है वही सेम आपको 3 प्रिंसिपल अप्लाई करने हैं जो पीछे हमने 2 स्टेज में पढ़े, एंज वर्सेस मॉर्टन के केस में। ठीक है, कि पहला आपने रीजनेबल फोर्सिबिलिटी देखनी है, फिर आपने प्रॉक्सिमिटी देखनी है। अच्छा, प्रॉक्सिमिटी में उन्होंने एक और चीज़ डिस्कस की, पहले हमने लीगल नेबर की बात की थी ना प्रॉक्सिमिटी में, इसमें इन्होंने कुछ और बात की। इन्होंने कहा कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है कि मेरे पास कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें इन्होंने 2 केसेस की एग्जांपल दी। एक केस था जिसमें सुध्रधर का केस था, जिसमें उन्होंने एक रिसर्च इंस्टीट्यूट को कहा कि भाई ये जो लेक है इसको चेक करो, इसका जो पानी है वो मरीन लाइफ के लिए सही है या नहीं है। उन्होंने कहा नहीं है सही भाई, इसके अंदर आर्सेनिक के ज़रात है, दिस इज़ हार्मफुल। लेकिन जो सराउंडिंग में लोग रहते थे, जो पीपल रहते थे नेबरहुड में, उनको उन्होंने कोई वार्निंग नहीं दी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। उन्होंने केस कर दिया रिसर्च इंस्टीट्यूट के ऊपर, इसने बताया नहीं यार आर्सेनिक है इसके अंदर। तो उन्होंने कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू द एक्सटेंट ऑफ मरीन लाइफ के बारे में बताना, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। ठीक है, तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। इसी तरह उन्होंने फिर एक और केस दिया, वॉल्सन वर्सेस बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन थी एक, क्या नाम था पता नहीं उसका, ब्रिटिश बॉक्सिंग बोर्ड कंट्रोल। उसमें उन्होंने ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश की कि भाई जो बोर्ड था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी देखना आपके बॉक्सर्स को इंजरीज़ तो नहीं होती, उसमें बॉक्सर्स को इंजरीज़ हो रही थी, सिवियर इंजरीज़ हो रही थी, तो उसमें फिर ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश कर दी, इसलिए कि उनकी कंट्रोल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन सुध्रधर केस में रिसर्च इंस्टीट्यूट में कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, प्रॉक्सिमिटी नहीं थी। ठीक है, तीसरा प्रिंसिपल अगेन पब्लिक पॉलिसी। पहले पब्लिक पॉलिसी में ये वो उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा हमने ड्यूटी ऑफ केयर नहीं बनानी जिससे पब्लिक एट लार्ज को नुकसान हो, जो डेट्रीमेंट हो। यहाँ इन्होंने ये देखा कि भाई आपने पब्लिक पॉलिसी को देखते हुए ये चीज़ें देखनी है कि जो क्लेमेंट है या पब्लिक को या सोसाइटी को उस एक्ट की वजह से, उस इन्फ्रिंजमेंट की वजह से फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है या नुकसान ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर फ़ायदा ज़्यादा है तो कोई ड्यूटी ऑफ केयर आप इस्टेब्लिश नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें उन्होंने 3 केसेस की एग्जांपल दी। जो पहला केस था वो उन्होंने बताया मैकफार्लेन वर्सेस टे हायर मेमोरियल हॉस्पिटल का कोई केस था, जिसमें एक कपल था जिसके पास ऑलरेडी 5 बच्चे थे। उन्होंने कहा और बच्चा नहीं चाहिए। उन्होंने डॉक्टर को कहा कि भाई मेल की आप जो ट्यूब होती है उसकी वेजेक्टमी कर दें, बंद कर दें उसको, ताकि ये जो स्पर्म्स हैं फीमेल के अंदर ना जाएं और प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश ना हो। ठीक है, डॉक्टर ने अनसक्सेसफुल किया, प्रेगनेंसी हो गई, हेल्दी बच्चा हो गया। कोर्ट ने कहा भाई ये जो बच्चा है ये एक सोसाइटी के लिए फ़ायदेमंद ही साबित होगा, आपको जो है एक हेल्दी बेबी है आपके पास, ये डेट्रीमेंट टू दी सोसाइटी नहीं है, ये बेनिफिशियल है इन द लॉन्ग रन, हार्मफुल कम है। इसलिए कि उन्होंने जो सू किया था, उन्होंने कहा था कि भाई अब ये जो बच्चा है इसके 18 साल तक के आप एक्सपेंसेस दे। तो कोर्ट ने कहा भाई 18 साल के एक्सपेंसेस जो हैं वो मिलियंस ऑफ रुपीज़ होंगे, नथिंग डूइंग। ठीक है, केस इस्टेब्लिश नहीं हुआ। सेकेंडली फिर एक और केस था स्मिथ वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। स्मिथ वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में उन्होंने क्या किया, उन्होंने
जो स्मिथ था, स्मिथ बेसिकली एक सोल्जर था, उसने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सू कर दिया कि भाई बैटल ग्राउंड में मेरे जो कुलीग थे उन्होंने फायर किया, तो जिसकी वजह से मैं बहरा हो गया हूँ, ठीक है, तो मुझे जो है ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश करके दे, मुझे कंपनसेशन है। कोर्ट्स ने कहा भाई बैटल ग्राउंड में कोई ड्यूटी ऑफ केयर नहीं होती, इस तरह होगा तो फिर बैटल ग्राउंड में कौन सोल्जर जाएंगे, इस तरह कोई ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश नहीं होगी। तीसरा एक NGO थी जो केस था, तीसरा केस था मार्च रिच एंड कॉरपोरेशन वर्सेस बिशप रॉक मरीन कोऑपरेटिव लिमिटेड। उसमें ये था एक NGO थी जो बोट ओनर्स थे उनकी बोट्स को चेक करती थी और बताती थी कि भाई आपको समंदर में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि एक बोट उनसे मिस हो गई, जिसमें फिर जो बोट ओनर था वो गया तो उसको नुकसान हुआ, उसने सू कर दिया NGO के ऊपर। कोर्ट ने कहा कि भाई ये NGOs हैं, इनकी कोई आप ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश करोगे तो बाकी NGOs काम करना छोड़ देंगी, इन द लॉन्ग रन ये ज़्यादा नुकसानदेह हो जाएगा जनरल पब्लिक के लिए, फ़ायदा तो नहीं होगा इसका। तो ये जो है इस्टेब्लिश नहीं किया। तो ये बेसिकली हमने जब भी अब देखना होगा तो सबसे पहले ड्यूटी ऑफ केयर इस्टेब्लिश करने के लिए कपारो प्रिंसिपल देखना है, ठीक है। कपारो प्रिंसिपल में फिर ये इंक्रीमेंटल अप्रोच देखना है, पहले ये देखना है प्रेसिडेंट है नहीं है, फिर अगर नहीं है तो फिर वही हमने देखना है रीजनेबल फोर्सिबिलिटी, प्रॉक्सिमिटी और पब्लिक पॉलिसी, ठीक है। तो बस यही है।